आज हम लोग क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और सेकेंड चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या पढ़ना है, किस ढंग से पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेकेंड चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम जानेंगे। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जाने कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसका डिफिनीशन है, या हम इसको फिगर बनाकर बताएंगे। पहले इसको हम समझेंगे कि क्या कहता है प्रकाश का के परिवर्तन क्या कहता है। कह रहे कि जब कोई प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से, माध्यम होता है कोई भी, एक हवा पानी एक माध्यम है, पानी भी एक अलग माध्यम है, हवा भी एक अलग माध्यम है। तो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है कोई किरण है, प्रकाश की किरण है, हवा से पानी में इन करती है, प्रवेश करती है, तो उसके दिशा में जो प्रकाश के जो दिशा होता है, जो लाइट किरण का जो दिशा होता है, उसके दिशा में जो परिवर्तन होता है, चेंज तो होगा उसके दिशा में। अगर हवा से पानी में जब किरण प्रवेश करेगी तो उसके डायरेक्शन जो होगा, दिशा जो होगा, उसमें तो एकदम निश्चित रूप से चेंज आएगा। तो जो उसके दिशा में जो चेंज होता है, थोड़ा हो या ज्यादा हो, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। जब उसके दिशा में चेंज आती है, परिवर्तन को ही प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। उसके दिशा के परिवर्तन को ही प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जैसे सपोर्ट डेट मान लेते हैं कि एक, यहाँ पे हम बता दें कि ये माध्यम है ऐसे, ठीक, और ये मान लेते हैं कि हवा, ये हवा माध्यम है और ये पानी, ठीक। और यहां से जब किरण जब यहां से एक किरण आएगा इसमें, तो यह क्या करेगा कि इसके दिशा में हम लिखवाएंगे, बाद में नोट में लिखवाएंगे, इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा हल्का। यह अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है ना, यह अभिलंब है ना, अभिलंब है, ये अभिलंब है, हल्का क्या करेगा कि अभिलंब की ओर ये मुड़ेगा। इसको जाना चाहिए ऐसे, डायरेक्शन सीधा जाना चाहिए, ये जो है इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए। लेकिन यह जो हवा से, हवा एक माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो इसके जो दिशा है, ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन यह अभिलंब की ओर हल्का मुड़ेगा। तो मैंने कहने का मतलब है कि इसके डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ये दिशा में जो परिवर्तन हुआ, इसी को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। फिगर हम बनाएंगे बढ़िया से, यहाँ पे सब मिटाकर फिगर बनाएंगे और फिगर बना के समझाएंगे। अब हम लोग जानेंगे, या हमारे जो प्रकाश का अपवर्तन के दैनिक जीवन जो होता है उसमें पढ़ना है, उसमें हम बता देंगे कि कैसे कैसे होता है। अब हमें पढ़ना है कि ये जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होता है, दो होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन में भी दो होते हैं, ठीक। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। वही होता है जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ये जो आपतन बिंदु पर अभिलंब जो पड़ता है, ये बिंदु है ना, ये आया इधर, आप आया इधर, ये जो हम बीचे बीचे अभिलंब जो बनाते हैं, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे। तीनों ये जो है एक ही, देखिए ऊपर वाला तल में है, तीनों एक ही तल में होते हैं या समतल में होते हैं, ठीक ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश की किसी विशेष वर्ण, वर्ण माने क्या होता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, माने कि थोड़ा बच्चा को स्पष्ट रूप से बता दे। वर्ण माने होता है रंग, क्या होता है? रंग, कलर होता है, ठीक। कह रहे कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण को साइन
और आपतन और अपवर्तन कोण को साइन का अनुपात निश्चित होता है। अब कहने का मतलब है यहाँ साइन साइन कैसे हो गया, अब सपोर्ट डेट मान लेते हैं कि हम आपतन कोण से परावर्तन कोण जो ये मान लेते हैं अभिलंब है, ठीक। और यहाँ से या माध्यम हम बनाते हैं, तो क्या होता है कि जब यहाँ से इसमें जब कोई वस्तु को गुजारा जाएगा तो ये जो मान होगा ये आप क्या हुआ, आपतन हो गया। माने कि कोई वस्तु आ रहा है अभिलंब में, अभिलंब पर हम समझा दें क्योंकि अभी हम फिगर बना के बता देंगे, ये अभिलंब है, ठीक। और ये आपतित किरण है, फिर ये परावर्तित किरण, सॉरी ये समतल है, अभिलंब तो ये ना है, अभिलंब ये समतल है, कोई सतह है, इस सतह पर आपतित किरण आया और फिर ये वापस ऐसे चल गए, ठीक, टकरा कर यहाँ पर। ये जो बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन का बिंदु कहते हैं, आपतन का बिंदु कहते हैं, ठीक। ये मान इसके मान के बराबर होता है, फर्स्ट में पढ़े। तो ये इस मान को साइन आई कैसे द्वारा सूचित करते हैं, छोटा आई द्वारा, इसको आर द्वारा सूचित करते हैं। तो दोनों का अनुपात जब हम करेंगे तो इसका हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, यही ना होगा, क्योंकि ये आपतन बिंदु किधर गया, यहाँ पे कोण है आपतन कोण को साइन आई द्वारा, और फिर अपवर्तन कोण माने कि चला गया उसको साइन आर द्वारा सूचित करते हैं। तो साइन हमारा ये है तो इसमें साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। अनुपात कर रहा है यहाँ निश्चित होता है, इस क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए अनुपात कर रहा है, अनुपात में देखिए अनुपात में होना चाहिए, ठीक, अनुपात होता है, निश्चित होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, इसी नियम को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। ये जो होता है स्थिरांक होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। ऐसे हम इसको बढ़िया से हम डायग्राम बना के लिख दे रहे हैं, बट ये जो होता है इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्नेल का नियम को लिखें, स्नेल्स लॉ को लिखें, तो हम यही लिखेंगे, ठीक। या हमको कह दे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं, दोनों को लिखें तो दोनों को लिख देंगे। या कहें सिर्फ कहें कि स्नेल का नियम को लिखें, तो हम स्नेल का नियम यहीं से लिखेंगे, दो माध्यमों के प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण का साइन आई और अपवर्तन कोण को साइन आर का अनुपात निश्चित होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक। अब हम लोग आगे हम जानेंगे, ठीक। तो अब हम लोग जानेंगे कि म्यू बराबर क्या होता है। तो म्यू बराबर साइन आई बेटा साइन आर, ये एक फॉर्मूला हो जाता है। म्यू बराबर पूछेगा होता क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर। अभी में आई कहाँ से है, तो हम ये डायग्राम हम बनाए हैं कि पहले भी हम बना चुके हैं। एक माध्यम है, मान लेते हैं कि ये हवा है और ये पानी है, ये पूरा माध्यम जो है हवा है और ये जो माध्यम है पानी, एक माध्यम है। अब जो अभिलंब है इसको हम अभिलंब कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम, ये एक अलग माध्यम हो गया, हवा से जब पानी में प्रवेश करती है तो यह क्या करता है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जो कि इसको देखिए डॉट डॉट जो है लकीर लगाए हैं उसको सीधा निकल जाना चाहिए। लेकिन हवा से जब पानी में, वायु से जब पानी में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर हल्का झुक जाती है, यह जो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जो ये कोण होगा और ये कोण होगा, तो ये कोण को आई द्वारा सूचित करते हैं और फिर इसको आर द्वारा सूचित करते हैं, तो वही होगा म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग, प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक। अब हम नोट एक नंबर हम 2-3 नोट है सबको हम लिखवा देंगे। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश विरल माने क्या होता है, विरल यहाँ देखिए विरल माध्यम से संगन माध्यम, ये जो विरल है संगन है, क्या होता है विरल माने हो गया कि हवा और संघन माने कि पानी। कभी भी होगा तो जो संघन माध्यम जो होगा वह विरल माध्यम से माने कि संघन में जाएगा तो वह
संघन माने कहने का मतलब कि ज्यादा उसमें बल लगाना पड़े प्रकाश को एंट्री करने के लिए, प्रकाश को हिलने के लिए। और विरल माने होता है कि अलग अलग, सपोर्टेड मान लेते हैं कि ये हवा है ऐसे ये अलग अलग हवा है, में प्रवेश कर जाएगा। और संघन माने हो क्या गया कि ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, इसमें प्रकाश जब एंट्री करेगा तो इसमें थोड़ा कठिनाई आएगी, क्योंकि पूरे संघन है, पूरे इकट्ठा हुआ है, उसी को हम लोग संघन का। तो जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में यानी हवा से पानी में, हवा यहाँ भी लिखते हैं, हवा से पानी में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो अभिलंब है, ये जो माध्यम है हवा माध्यम है और ये जो है पानी है। जब यह एक माध्यम है, हवा की माध्यम है, हवा से जब यह पानी में देखिए यहाँ से प्रवेश कर रहा है तो यह जो है यह अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है, क्योंकि यह ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन यह जब अब विरल से संघन में जाएगा तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर जाती है तो मुड़ती है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटती है या सीधी निकलती है, नॉन ऑफ दिस। तो आप जब जानिएगा तब ना कि हाँ जब कोई प्रकाश विरल से संघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक, अब हम नोट नंबर 2 लिखिए, 2 के बारे में। अब नोट 2 के बारे में हम लोग जानेंगे। नोट 2 क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। हम फिगर नहीं बनाए हैं, यहाँ पे फिगर बना लेना है। कैसे? जब कोई प्रकाश क्या कहता है संघन माध्यम, संघन माध्यम माने कि ऊपर जो रहेगा वह पानी का सतह रहेगा, क्या सतह रहेगा? पानी का। संघन माने होता है पानी, और नीचा जो रहेगा वह विरल का है, विरल में जा रहा है, संघन से विरल में जा रहा है। इसके पहले क्या था कि विरल से संघन में जा रहा था, अभी संघन से विरल माध्यम में जा रहा है, पानी से हवा में जा रहा है। ठीक, तो हवा में जा रहा है, वायु में जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये अभिलंब है, ये सतह है। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश संघन माध्यम से यानी पानी से वह हवा की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। यानी कहने का मतलब कि ये ऐसे तो आएगा, ये ऐसे तो आएगा, लेकिन यह क्या करता है कि यह ऐसे मुड़ जाता है, अभिलंब से दूर की ओर भाग जाता है, ऐसे भागेगा। इसको आना चाहिए ऐसे ऐसे, लेकिन यह क्या करेगा कि अभिलंब से दूर की ओर हटेगा, दूर की ओर हट जाती है। कह रहा है वही कि जब कोई प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटता है, मानी कि अभिलंब भाई है तो इसको आना चाहिए स्ट्रेट, सीधा जो डॉट डॉट है ऐसे निकालना चाहिए, लेकिन यह जब पानी से हवा में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक, इसको फिगर को भी हम बनाएंगे, एग्जाम में पूछेगा तो बना सकते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक, 3 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर जब लंबवत पड़ती है तो वह क्या होता है कि बिना मुड़े एकदम स्ट्रेट लाइन सीधे वह निकल जाती है, सीधी वह निकल जाती है। समझ में आया? जब प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो वह लंबवत पड़ती है। कैसे पड़ती है? लंबवत पड़ती है, दोनों सतह को अलग करने वाली पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है, सीधे निकल जाता है। ठीक, अब हमको है पढ़ना है, टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पढ़ना है, तो ये अपवर्तनांक क्या है इसको याद करना है। अपवर्तनांक पूछता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक, इसको भी हम लोग याद करेंगे। शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल होना चाहिए, जो माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल कितना है। मान लेते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी है, हम लिखवा दिए हैं। पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। तो पहले अपवर्तनांक निकालने के लिए शून्य में हमको प्रकाश की चाल चाहिए, और उसके बाद जिस माध्यम में पूछ रहा है उस माध्यम की प्रकाश की चाल हमको चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम उस माध्यम माने कि जिसका पूछेगा उस माध्यम के प्रकाश की चाल में प्रकाश की चाल के अनुपात को
अनुपात होना चाहिए। अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल जो भी है बटा जो माध्यम पूछा है उस माध्यम में हमारा प्रकाश की चाल कितना है और शून्य में प्रकाश की चाल कितना है, दोनों को हम ऐसे अनुपात करेंगे तो हमारा अपवर्तनांक निकल जाएगा, ठीक। अब हम जानेंगे कि प्रिज्म क्या है, ठीक। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के बारे में अब हम जानेंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, ठीक। कांच का वह त्रिभुजकार सतह जिसकी कोई भी दो फलक, फलक माने भुजा, जिसकी कोई भी दो फलक समानांतर न हो, ये देखिए समानांतर नहीं है, कोई भी दो भुजा समानांतर नहीं है तो उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का ये फिगर है, देखिए प्रिज्म ऐसे बनता है और बनता है जिसका दो भुजा कभी भी समानांतर नहीं होना चाहिए। अगर दो भुजा समानांतर हो जाएगा तो वह प्रिज्म नहीं कहलाएगा, ठीक। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया जाए कांच का वह त्रिभुजकार सतह जिसकी कोई भी दो फलक भुजा, किसी तो कोई भी दो फलक समानांतर न हो उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं, ठीक। अब प्रिज्म से कोई प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह क्या होता है, वो प्रकाश कैसे निकलती है, तो यही कह रहा है कि जब कोई प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म है कोई प्रकाश है, प्रकाश के सामने हम प्रिज्म को रख रहे हैं तो वह जब उसमें प्रकाश गुजरेगी तो वह विचलित होकर आधार की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश जो होता है प्रिज्म से गुजरेगी तो जब निकलेगी प्रकाश तो वह आधार की ओर मुड़ जाती है। देखिए ये जो है प्रकाश की है, ये तो परिवर्तन हो गया, अपवर्तन ऐसे होगा तो ये जो प्रकाश गया तो यहाँ से प्रकाश ऐसे आधार की ओर मुड़ गया, जो कि इसको सीधे निकालना चाहिए। लेकिन जब प्रिज्म से प्रकाश जब गुजारा जाता है तो वह विचलित होकर आधार की ओर मुड़ जाता है। जो ये मुड़ा हुआ जो किरण होता है उसे हम लोग निगत किरण कहते हैं, निगत किरण कहते हैं। अब हमें पढ़ना है विचलन का कोण, क्या पढ़ना है, विचलन का कोण, उसके बाद लेंस। तो हम जाने कि विचलन का कोण क्या है, ठीक। अब हम लोग जानेंगे विचलन का कोण क्या है। विचलन का कोण कह रहा है कि आपतित किरण और निगत किरण, हम बताएं इसके पहले प्रिज्म जो बनाकर आपतित किरण है और निगत जो किरण है उसके जो बीच का कोण बन रहा था वही विचलन कोण कहलाता है। आपतित किरण गया और निगत किरण गया, आज जो उसके बीच का कोण बना, ऐसे आपतित हुआ ऐसे गया, जो ये जो बीच का जो कोण बना था इसी को हम लोग विचलन का कोण, क्योंकि यहाँ से विचलित हुआ है, यहाँ से यहाँ पे आपतित किरण गए, ठीक। मान लेते हैं ये जो किरण है ये ऐसे गया, ठीक, ये आपतित किरण है जा रही है और यहाँ से जो ये विचलित हुआ आधार की ओर मुड़ा, जो ये कोण बना इसी कोण को हम लोग विचलन का कोण कहते हैं, ठीक। अब इसमें हमको ये विचलन का कोण जो होता है इसे हम लोग लेम्डा द्वारा सूचित करते हैं। क्या द्वारा सूचित करते हैं, लेम्डा द्वारा सूचित करते हैं। देखिए लिख दिया गया है जिसे लेम्डा द्वारा सूचित करते हैं, विचलन के कोण को काफी द्वारा सूचित करते हैं, लेम्डा द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। यह प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है, अपवर्तक कोण था उस पे निर्भर करता है। यदि प्रिज्म के अपवर्तक कोण अधिक होगा तो उसका विचलन कोण भी अधिक होगा। जैसे जैसे अपवर्तक प्रिज्म का अपवर्तक कोण का मान अधिक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे विचलन कोण का मान भी बढ़ेगा, ठीक। इसको याद रखना पड़ेगा। पूछेगा कि यदि प्रिज्म के अपवर्तक कोण को बढ़ा देने पर विचलन का कोण घटता है, बढ़ता है, कोई नहीं कुछ परिवर्तन नहीं होता है, नॉन ऑफ दी, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा कि यदि प्रिज्म के अपवर्तक कोण को अधिक होने पर उसका विचलन कोण भी बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक। अब यहाँ लेंस आ गया। लेंस कह रहा है कि कांच के दो अपवर्तक सतहों से, कांच के एक सतह दो सतह अपवर्तक सतहों से घिरे हुए माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक। ये जो लेंस है ये लेंस है, ठीक। इसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये जो है अवतल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है, ठीक। तीन प्रकार इसका भी बनाया जाता है। 3 गो अवतल लेंस का भी फिगर बनता है और 3 गो
उत्तल लेंस का भी 3 गो, अवतल लेंस का भी 3 गो फिगर बनता है। अब कहने का मतलब है कि लेंस कितने प्रकार के होता है ये अब अगले वीडियो में हम बताएंगे।